तो 20 वाले क्वेश्चंस में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्लासिफिकेशन और उसका प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्लासिफिकेशंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कीटोन। पॉलीहाइड्रेट्स मतलब बहुत ज्यादा, 4 से ज्यादा OH ग्रुप, उसके साथ CHO ग्रुप या CO ग्रुप, यही रहता है। अगर आप उसका फिगर देखेंगे तो यही रहता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये अगर ये नहीं भी याद रहे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसको हमको ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए, जिससे हमको बॉडी में एनर्जी मिलती है, तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज में तो पहले ही बता दिए थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब DL जो चेंजेस होता है ये सब आप लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन लगभग गेस क्वेश्चन से ही था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इपीमर्स क्या है। इपीमर्स क्या होता है? इपीमर्स इपीमर्स मेनली क्या होता है कि जो इसी का एक एक्टिविटी होता है, इसी का जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है डी और एल में चेंज होता है एक जगह पे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। एक जगह पे चेंजेस होने पे आपको लगेगा स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है, केमिकली लिखेंगे एक जैसा दिखेगा। वैसा ही इधर भी है। समझ दिख रहा है? देखिए ये तो सेम है यहाँ तक, तो यहाँ पे सेम है, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ये थोड़ा चेंज है, फिर सेम है, फिर सेम है। तो अगर अगर आप केमिकली इसको लिखेंगे ना, उतना नंबर ऑफ कार्बन है, उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन ही है। तो अगर फॉर्मूला में लिखेंगे CH और O के फॉर्मूला में तो लगभग सेम, दोनों सेम आएगा। जितना इसमें कार्बन है उतना इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें भी है और ऑक्सीजन इसमें भी है। तो चेंजेस कहाँ आ रहा है? ये कॉन्फ़िगरेशंस में, इसी को हम लोग बोलते हैं इपीमर्स। और इस कारण इसका नाम हो गया डी ग्लूकोज और ये डी गैलेक्टोज। यही एक दूसरे का एक जैसा दिखता है बट थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट अलग है, इसी को बोलते हैं हम लोग इपीमर्स। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन क्यों दिया ये पता नहीं। इपीमर्स दो दो मार्क्स का था क्वेश्चन शायद। हाँ, तो इपीमर्स थोड़ा पढ़ लीजिए और क्या, ऐसे भी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे स्टीरियो आइसोमर्स, इपीमर्स, तो बस वही चेंजेस कर रहा है, इसी को हम लोग इपीमर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड जनरली दो एमिनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड रहता है या प्रोटीन का जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो इंपॉर्टेंस हमारा प्रोटीन का रहेगा, एमिनो एसिड्स का रहेगा, वो पेप्टाइड्स का भी होगा। तो मेनली क्या होता है, इंडोक्राइनोलॉजी में इंपॉर्टेंस है, इंजाइम्स में, इंडोक्राइनोलॉजी वही होगा, इंजाइम्स जितने भी हैं हमारे वो सारे पेप्टाइड्स हैं, मतलब प्रोटीनियस इन नेचर है, ये पढ़े हैं हम। दूसरा हार्मोन्स पेप्टाइड्स है जैसे कि इंसुलिन। उसके बाद बहुत सारे सर्टेन ड्रग्स जो बन रहे हैं लाइक हाइपरटेंसिव एजेंट, एक ब्रेडिकाइनिन है, वो भी पॉलीपेप्टाइड है। कुछ और एंटीबायोटिक्स है जैसे वेंकोमाइसिन है, ग्रेमिसिडिन है। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे दिया गया है वो लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? ओके, कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है बट वो क्या है उससे ज्यादा
मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन भी एड ऑन है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन एड ऑन है। कार्बन में सिर्फ 3 ही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वहां पे नाइट्रोजन भी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। क्लासिफिकेशंस पहले कर चुके हैं, कंजुगेटेड, सिंपल और डिराइव। उसके बाद टेस्ट भी हम कर चुके थे। गेस में क्या क्या टेस्ट था, बाइरेट, जेंटोप्रोटिक या जो भी टेस्ट था, तो ये भी हमारा गेस से ही क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये मेटाबॉलिज्म चैप्टर से। तो अब इसमें क्या है कि फैटी एसिड्स में ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कहाँ? बीटा ऑक्सीडेशन मतलब बीटा प्लेस पे, अल्फा मतलब पहला वाला प्लेस को हम अल्फा बोलते हैं, उसके बाद बीटा फिर गामा। तो बीटा प्लेस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो पूरा प्रक्रिया को लिखना है, तो वो एक दिन में आपके लिए संभव नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोसिस क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया गया था। तो कीटोसिस क्या होता है? जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है, एनर्जी देना, किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स या तो काम करना बंद कर दे रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं टूट रहा है या जो भी है, या हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कमी पड़ रहा है, तो हमारा क्या बोलता है, कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा तेजी के साथ ब्लड में आता है और वो ये काम करता है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कीटोसिस। वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो ये कीटोन बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में एक्युमुलेट कर जाता है, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। कीटो डाइट्स पे रहते हैं लोग, क्यों रहते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने के लिए कीटो डाइट्स पे रहते हैं, किसी हम एनर्जी प्रोवाइड्स करें, बट क्या है कि वो कीटोन्स, हाँ, लेकिन कीटोन्स बहुत ज्यादा अगर आपके बॉडी में होने लग जाएगा, कीटोन बॉडीज बढ़ने लग जाएगा, तो हो सकता है आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाए। कीटोन अगर आपके शुगर क्या बोलते हैं यूरिन में आने लग जाता है, तो डायबिटीज का एक खतरा है आपको। उसके बाद इंजाइम्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स हम नहीं पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम क्या होगा? पहला तो प्रोटीनियस इन नेचर है, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन काफी बढ़ा देगा, तीसरा पीएच और टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम है, उसको अपना चाहिए, हर एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए उसका खुद का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए, है ना। एम्फोथेरिक इन नेचर है। तो ये सब आपको 5-6 पॉइंट्स याद कर लीजिए, ये भी इजी है याद करना। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर क्या है। तो एंजाइम्स हमारा प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक है तो कुछ भी हो सकता है, मे बी मिनरल होगा, क्या जनरली मिनरल होगा, ऑर्गेनिक हाँ कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस कुछ भी हो सकता है। तो अब ये हमारे बॉडी में फॉर्म कर रहा है, इनऑर्गेनिक जब भी हमारे बॉडी में फॉर्म करे तो कुछ कुछ डिफरेंस लिख देंगे, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्यों दिया पता नहीं, कुछ एक चीज बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस से बाहर का दे दिया था। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो वो हम पढ़ चुके थे, कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है फिर उसको प्रोडक्ट्स में दे रहा है। उसके बाद पूछा है कि फिर हम लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस मॉडल दे देंगे कि फैक्टर्स कौन कौन है जो एंजाइम एक्शन में जाते हैं, इफेक्ट्स करते हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम पढ़ चुके थे, यानी कि पिछली बार जो मेरा गेस्ट क्वेश्चन पढ़ के गया होगा 90% अटेम्प्ट करके आया होगा, जो नहीं अटेम्प्ट किया वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, अभी अभी जस्ट बात किया ना इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ, फिर भी उसको एंजाइम्स का पता है, इनऑर्गेनिक का कुछ अपना कॉमन सेंस से बना के लिख सकता था। चलिए ठीक है, 90% भी कर रहा है या 80% भी कर रहा है तो सफिशियंट है। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बॉडी में, ये हमारे गेस्ट क्वेश्चन में था। उसके बाद है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो टॉक्सिन को हमारे बॉडी से सारा बाहर करता है, टॉक्सिन बाहर करता है ना। उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है सभी में पानी भरा रहता है, लुब्रिकेंट्स का काम करता है, तो ये सब वाटर का इंपॉर्टेंस, और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सब भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है रोल ऑफ फास्फोरस, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। उसके बाद फिर क्वेश्चन आया है आपका विटामिन ए के बारे में, लेकिन विटामिन ए के बारे में क्या किया है कि ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग दे दिया है, केमिस्ट्री फंक्शन डेफिशिएंसी,
तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, हम आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाए, बाकी फंक्शन और डेफिशिएंसी पढ़ाए हैं। तो केमिस्ट्री में वही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये सब, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमको सिर्फ विटामिन का केमिस्ट्री नहीं पढ़ना था, फंक्शंस पढ़ना है और डेफिशिएंसी डिजीज भी पढ़ना है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चंस दे दिया, तो चलिए फिर भी हम इसको आधा अटेम्प्ट तो कर ही सकते थे अगर हम गेस पढ़ के जाए तो। उसके बाद बायोलॉजिकल रोल्स क्या क्या है विटामिन ए का, अभी पढ़े थे ना हम लोग, आईज के लिए चाहिए, स्किन के लिए चाहिए, नर्व कंडक्शंस के लिए चाहिए, लाइक दैट, और डिफिशिएंसी डिजीज भी पढ़ चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन का एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो जो भी चीज नॉर्मल नहीं है वो हमारे लिए एबनॉर्मल है। मतलब अगर कुछ भी चीज हमारे यूरिन में मात्राएं बढ़ गया, यूरिन का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें थोड़ा भी बढ़ जाता है, एबनॉर्मलिटीज है हमारे बॉडी का वो। तो अब एबनॉर्मल क्या क्या है, तो प्रोटीन प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन हमारे बॉडी में होना चाहिए, लेकिन अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सेस में हो जाए तो वो फ्लश आउट होना चाहेगा, तो यूरिन के रूप में जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनूरिया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमारे किडनी में है। दूसरा क्या हो सकता है, ब्लड अगर प्रेजेंट हो रहा है हमारे यूरिन में, तो नॉर्मली ब्लड नहीं आता यूरिन में, लेकिन अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हिमेटोयूरिया इसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट हुआ है, कोई ना कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है जिस वजह से यूरिन निकल रहा है, तो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुआ। पस निकल रहा है, पस भी नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, अगर है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा ब्लैडर में या कहीं पे भी। उसके बाद ग्लूकोज अगर आ रहा है तो ग्लूकोज नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, अगर हो रहा है तो इसका मतलब है डायबिटीज है। कीटोन बड़ी प्रेजेंट हो रहा है जिसका मतलब है कि डायबिटीज है। तो ये सब क्या है कि एबनॉर्मलिटीज है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट हो रहा है जो नॉर्मली हमारे यूरिन में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है। इसी के साथ 2020 का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मतलब लगभग जो भी क्वेश्चन था वो हमारे गेस क्वेश्चन से था, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन 19 वाला भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। हाँ, एमसीक्यू भी आता है, कभी कभी क्वेश्चंस इधर उधर हो जाता है, जैसे कि पिछले बार कुछ क्वेश्चंस आउट होने का, लीक होने का बात हुआ था, तो इंस्टेंट ये चेंज कर दिया पेपर, इसीलिए एमसीक्यू नहीं है। लेकिन एमसीक्यू 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये यूजुअल उसका पैटर्न है, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, इंस्टेंट रातों रात क्वेश्चन बदल दिया है, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी लाता है, इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन आप देखिए, है ना। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत भारी क्वेश्चन नहीं दिया है, कम कम मार्क्स का ही दिया है, जैसे कीटोसिस दिया तो 2 मार्क्स का ही दिया है, या विटामिन से रिलेटेड ही है तो उसके साथ लेकिन कुछ और चीज जोड़ दिया जो आपके सिलेबस में है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा। टोटली 16 मार्क्स का अल्टर क्वेश्चन नहीं दे सकता है, ठीक है। और ये भी है कि आप वहां पे चिल्ला भी नहीं सकते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है, कोई भी एग्जाम जब लेती है तो वो 10% आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे सकती है, ठीक है। 90% वो आपके सिलेबस से देगा, 10% उसके पास राइट रहता है वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे सकता है, क्योंकि सिलेबस तो पूरा पढ़ के जाएगा ना, फिर वो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसको कैसे निकालेगा बाहर, तो इसीलिए वो थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देती है। ऐसे सभी में ये मान के चलते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन बाहर से आ सकता है रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू है तो हम इसको छोड़ ही देते हैं क्या, ये 2019 का है ना। सिंपल प्रोटीन क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जो सिंपल एमिनो एसिड दे, सिंपल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन का क्लासिफिकेशन, फ्लैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, तो ये बहुत इजी है, अगर 2 मार्क्स वाला आता है तो ज्यादा। फंक्शन क्या है कैल्शियम का, बोन के लिए, टूथ के लिए, क्लॉटिंग के लिए, ये सब चाहिए होता है। प्रोटीन का रोल क्या है, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, केराटिन हेयर के लिए चाहिए, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए, तो कुछ ना कुछ रोल याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद लिपिड्स का रोल क्या है, हाँ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को बना रहा है, इंसुलेशन कर रहा है, चर्बी के कारण हमको ठंडा नहीं लगता है हमारे बॉडी में जनरली। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा है।
उसके बाद मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, माइक्रो और माइक्रो। एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन दो तरह का रहता है, एक एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। आपके पास जो चीजें हैं वो आपके लिए एसेंशियल नहीं है ना, ऑब्वियस। आपके पास ये मोबाइल है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और नया आया होगा तो उसका जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। तो वैसे ही हमारा बॉडी जो चीज सिंथेसाइज करता है वो नॉन एसेंशियल है, उसको फिर हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको खुद बना रहा है। तो जो एसेंशियल है वो हमारा बॉडी नहीं बना रहा है, उसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद है अमीनो एसिड्स का प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो प्रॉपर्टीज प्रोटीन का होगा वही अमीनो एसिड का भी होगा, वही पेप्टाइड्स का भी होगा। तो कलरलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स इसका काफी हाई है, सॉल्युबल है वाटर में भी, अल्कोहल में भी, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाता है। तो ये सब चीज, और ये जनरली सभी ऑप्टिकली और एक्टिव होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के। उसके बाद केमिकल प्रोटीन देखेंगे तो क्या है कि इसमें क्या है, एम्पोथेरिक इन नेचर है तो ज्विटर आयन बनाएगा, क्या प्लस और माइनस दोनों है तो ज्विटर आयन बनाएगा, एम्पोथेरिक होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी टेस्ट आ रहा है वो सारा लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी में उसका टेस्ट आप आराम से लिख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सब लिखना है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितना हाइयर मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, ये सब लिखना है। केमिकल में जो भी चीज केमिकली कर रहा है वो सारा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। हमारे लिपिड क्या बोलते हैं वो, हाँ, मेटाबॉलिज्म में काम करता है। फैट्स और प्रोटीन का बायोसिंथेसिस में काम करता है। नर्व का क्या बोलते हैं, कंडक्शंस में काम करता है। तो कुछ एक चीज तो आपको खुद ही याद होगा। शुगर ग्रुप रहता है हमारे वहां पे जीन में, आप देखे होंगे आरएनए डीएनए में एक शुगर मॉइटी रहता है। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन ई का फंक्शन, विटामिन ई क्या है हमारा, ब्यूटी विटामिन है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। आरएएस एनओएस जो भी हमारे बॉडी में बन रहा है उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। उसके बाद इसका डेफिशिएंसी से क्या होता है, एडल्ट्स में वीकनेस होने लग जाता है, एनीमिया होने लग जाता है। अगर एक्सेस में हो जाए तो इसको एंटी फर्टिलिटी भी बोलते हैं, विटामिन भी बोलते हैं, तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होने लग जाता है। हाँ हाँ, स्किन डिफेक्ट्स होने लग जाएगा, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। तो उसके बाद है विटामिन के, वो क्लॉटिंग वाला था ये ऊपर नीचे। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, पता ही है सभी को। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, वाटर सॉल्युबल इन, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, पोलर सॉल्वेंट जो भी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। उसके बाद इसमें कोई आयोनिक चार्जेस नहीं रहता है, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी बना बना के लिख सकते हैं आप। केमिकल में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन में जाता है। अगर डबल बॉन्ड है तो टूटेगा, जो भी चीज आएगा। अगर हेलोजन आता है तो हेलोजन से टूटता है तो उसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन से टूटता है तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जा सकता है। रेंसिडिटी होता है, आप देखे होंगे कि जो तेल वेल है बहुत दिन रख देते हैं तो बहुत गंदा स्मेल करने लगता है, एक्रिड टाइप, तो उसको रेंसिड बोलते हैं। तो ये सब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ये तो हो ही गया ना। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो ये अभी जो बताइए टोटल था लॉक एंड की मॉडल्स में इंक्लूडेड है। मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना पढ़ लेते हैं आप 2020 का, 19 का और गेस्ट पेपर, तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। नहीं, ब्लड वाला नहीं आएगा, 20 में आया ब्लड वाला, तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और पढ़ना चाहेंगे क्या 18 वाला, या फिर छोड़ दें दूसरा पेपर करेंगे? है लगभग वही क्वेश्चंस रिपीटेड है, नया कुछ भी नहीं है, रिपीटेड ही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन फिर क्लास कब करेंगे आप? चलिए तो फिर आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। ये 3 ही पढ़ लीजिए ना, आप आराम से पास कर जाएंगे, टॉपर भी कर जाएंगे, काफी है।